दोस्तों, आज पेश है राजा बाकीलाल। ये इसका कवर पे चित्र है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जब सुबह बाकीलाल की आंख खुली तो बाकीलाल की आंख बड़े जोर से कड़की। कड़कड़ कड़क फड़ 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 फड़। ओह, आज सुबह सुबह मेरी आंखों में क्यों फड़क रही हैं? बाकीलाल की आंखें धोने के लिए आगे बढ़ा। जरा देखूं। वो, ओह, यह तेल की शीशी टूट पड़ी है। तेल की फर्श पर पड़ा है, जिससे फसल कर हड्डियाँ हिल गई। बुर्र, आह, धड़ाम। बाकीलाल उठकर घड़े के पास पहुंचा। अरे, घड़े में पानी ही नहीं है। बुर्र, कुत्ते मुंह जाकर धोऊं, कुएं पर मुंह जाकर धोऊं। और आह, यह क्या? आह, जैसे ही बाकीलाल दरवाजे पर पहुंचा, आह, क्षमा करें बाकीलाल, मुझे आपके गिरद गरम गरम पूरी, छोले, दूध नाश्ता लाया था। सुबह सुबह गरम खाने की क्या जरूरत थी? बू। तभी बाकीलाल जी, महाराज का आदेश है कि दरबार में नाश्ता कर लिया करें, क्योंकि वहाँ उसके पास पहुँचते हैं। हाँ, कर लिया है। तुम चलो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। आज कुछ भी उल्ट पुल्ट हो रहा है। और सिर दीपा के लाल हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल कर रानी सुनलता के पास पहुंचा। आपने मुझे बुलाया रानी जी? हाँ बाकीलाल, आओ। बाकीलाल, मेरी आंख में कुछ गिर गया है, ये खुल नहीं रही। महाराज साबुन की 4 बटियां लेकर 2 घंटे स्नान करने गए हैं। बाकीलाल, देखो मेरी आंख में क्या गिरा है। अरे, इसमें तो बाल है, अभी इसे निकाल देता हूँ। उसी समय विक्रम सिंह स्नानघर से बाहर निकले। ओह, यह क्या दृश्य देख रहा हूँ? आप बाहर आ गई। अरे बाकीलाल, तुम्हारी यह जरूरत रानी की सुनलता को स्पर्श किया। ओहो महाराज ही, मैं तो ये बाकीलाल कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम इसी समय महल छोड़कर चले जाओ, यह हमारा आदेश है। अगर तुम इसी समय महल छोड़कर नहीं गए तो तुम्हारे पक्की पक्की वाली रस्सी से फांसी लटकवा दूंगा। कुछ भी मेरी तो सुनिए बाकीलाल। महाराज सुनिए, सेनापति को बुलाता हूँ। अभी बुलाया, अभी आया महाराज। अरे, मजबूत वाली रस्सी फौरन बुलाओ। बाकीलाल को भी आ गया था। ठीक है महाराज, आप मुझ पर संदेह किया, मैं जाता हूँ। रुक जाओ बाकीलाल, रुक जाओ। अजी, मैं कहती हूँ बाकीलाल को रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। चुप करो महारानी, कसूरवार अकेली बाकीलाल तुम भी हो। पुरुष, पराय पुरुष, पराय पुरुष पकड़ने पकड़ने के कारण तुम एक दिन राजमहल राजमाता सीता की तरह त्याग किया जाता है। आज तुम्हारा त्याग करता हूँ। आह, नहीं, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजर निगाहों से। आज तुम त्याग कक्ष से निवास करोगी। नहीं नहीं, मेरा कसूर की कीता है। बू बू बू। और रानी सारी बात बताए समझाती देर ना लगी और कुछ पलों क्रोध बिखर गया। ओह महाराज, मुझे आपका आरोप लगाने से पहले आपने पहले हकीकत तो जान लेते। गुरु, मेरी आंख में बाल गिरा था, मैं तो बाकीलाल से वह बाल निकलवा रही थी। आप हम पर संदेह कर रहे हैं? देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर अमानित क्या? धरती माता मुझे अपनी गोद में संभाले क्या? नहीं, मैं धरती माता, ऐसा मत करना। महारानी, मेरी आंखों का साबुन का पानी चला गया था, इसलिए मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल हो गई। मैं तो क्षमा कर दूंगी, लेकिन बाकीलाल तो चला गया। मैं अभी देख कर आता हूँ। बाकीलाल, बाकीलाल, मेरे प्यारे बाकी, ठहर जा, मुझे छोड़ कर मत जा। सेनापति, रस्सी फेंक दो, जल्दी बाकीलाल को ढूंढो। आओ महाराज, मैंने तो बात बात बादशाह पर बैठते देखा था, उसे देख। अरे मोटे भागवत, वह ढीला बंदा है। और बाकीलाल,
सेनापति भागकर द्वार पर पहुंचा। द्वार पर बाकीलाल कहाँ है? वो तुम बादशाह पर सवार होकर चले गए। गुस्से में बादशाह से कह रहे थे, चल बादशाह कहीं काली पहाड़ी। वो बाकीलाल काली पहाड़ी पर क्यों गया है? सेनापति सैनिक को लेकर फौरन ही काली पहाड़ी पर जाओ और बाकीलाल को मेरे पास लेकर आओ। और इससे पहले सेनापति अपने सैनिकों के साथ बढ़ चला। और जबकि बाकीलाल काली पहाड़ी पर पहुंचने थोड़ा देर बाद आदत से मजबूर था। ओह, इन मुझे पहाड़ी पर चढ़ना थका दिया। वो गुरु बादशाह के बच्चे, तूने क्या किया? आहा। किंतु काली पहाड़ी की ढलान एकदम काफी लंबी थी। ओह, अरे ये तो बाकीलाल मेरी पूंछ पकड़ ली। और बाकीलाल लुढ़कता लुढ़कता चला गया। ये पूंछ पकड़ लेता तेरा क्या होता? वो ओह मोटे, ओह की पुकार वाला, आह बू बू। और बाकीलाल हिम्मत बटोर कर खड़ा हुआ। आज सुबह से उठते ही मुंह खराब हुआ है। मेरे सारे वस्त्र फट गए, मुझे चोट भी लग गई। आह। और अचानक बाकीलाल की निगाह अरे ये क्या? इतने कीमती वस्त्र! इन वस्त्रों पर सोने चांदी का काम है। वो हीरे मोती भी जड़े हैं। ये पोशाक तो किसी राजा की हो सकती है। राजा? हाँ, कहाँ है? राजा तो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा। चलो जी, बाण मारो राजा को। यह पोशाक बिल्कुल मेरे नाप की लगती है और मेरे सारे वस्त्र गंदे हो गए हैं, फटे गए हैं। मैं जख्मों को रक्त और वस्त्रों पर लग गया है। क्यों न इन वस्त्रों को, पुराने वस्त्र जूतियों को उतार कर फेंक दूं। वस्त्र पहन लिए, राजसी वस्त्र, अब जूतियां ही और मुच्छड़ की जगह पर राजा बन गया ही पाया। चलो राजा वस्त्र पहन लिए, राजा जैसा तो बन गया ही। काउ क्वेंक। अरे यह तो उसी मानव की पोशाक पहनी है जिसका रक्त मांस हम खा गए। हड्डियां जंगली कुत्ते ही। चीच चीच क्या कर रहा है? सावधान बाकीलाल, पछताएगा ही। और उस श्याम पंजा नाड़ा बनते ही, ओह, जूते पहनते ही अर्थात बाकीलाल के मस्तिष्क से टकराया। ओह, ये मुझे क्या हो गया? बाकीलाल की संपूर्ण शरीर हलचल हो गई, जैसे कोई पानी का तेज भूकंप मारा हो, चप्पू चला रहा हो। ओह, बाकीलाल धड़ाम से गिर पड़ा। ची ची बाकीलाल, मैंने पहले ही कह दिया था कि इसे मत पहन। मैंने इस पोशाक को चलते देखा था। और बाकीलाल की आंख जल्दी ही खुली। अरे मैं कहाँ हूँ? और बाकीलाल चौंक कर बैठा। अरे ये कैसा? मैं कहाँ आ गया? वो याद आया, मैं काली पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। मगर मैं हराम खोर सैनिक मुझे ढूंढते हुए अभी तक काली पहाड़ी के नीचे क्यों नहीं पहुंचे? ही बाकीलाल को बाहर लाने में मुझे सैनिकों की मदद लेकर आता हूँ। वो पता नहीं क्यों अपनी आदत से बाज नहीं आता। वापस आ जाए तो आदत कैसी ही है। और मुझे खुद ही ऊपर चढ़ के देखना होगा। और जैसे तैसे हकी बकी बातें कर रहा था बाकीलाल। और बाकीलाल जल्दी ही काली पहाड़ी पर पहुंचा। अरे वाह, वहाँ मेरा एक भी सैनिक नहीं लगता। मुझे आरामखोर अकेला छोड़कर गए। गुर्र, मैं अभी चलता हूँ। गुर्र गुर्र। इधर बाकीलाल आंखों में ओझल हो गया और उधर सेनापति अपने सैनिकों के साथ बादशाह का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। अरे यहाँ तो काली पहाड़ी की चोटी पर ले आया। ओह, नीचे दृश्य देख। ओह, और सेनापति जी नीचे पहुंचे। ओह, ये तो खून से सने वस्त्र और वस्त्र हैं। ये जूतियां बाकीलाल की हैं। लगता है बाकीलाल को काली पहाड़ी पर कूद कूद कर जान दे दी। वो
परंतु सेनापति जी, यदि ऐसी बात है तो बाकीलाल की लाश कहाँ है? वो देखो, लाश जंगल कुत्ते खा रहे हैं और गिद्ध भी नोच रहे हैं। खाया वह कमबख्त बाकीलाल ढूंढने लायक भी न था। छुट्टी। अब बड़ा पन्ने कहाँ समझता था ही महाराज को अपनी सलाहकार नियुक्त कर देंगे। चलो सेनापति, वापस चलते हैं, महाराज को खुशखबरी दें। खुशखबरी? खुशखबरी शायद, लगता है सेनापति। खबर कहिए, खबर। हाँ हाँ, खबर गुर्र। और बाकीलाल द्वारा आत्महत्या का समाचार सुनकर विक्रम सिंह बेहोश होकर गिर पड़े। ओह बचाओ, आह! वो कमबख्त कितनी बार कहा है कि महाराज के दो दो हाथ दूर खड़ा करो। और जल्दी ही विक्रम सिंह को होश आ गया। हाय मेरा बाकीलाल! सेनापति, तुम्हें पता चला कि बाकीलाल ने आत्महत्या कर ली है? या सब तो कुत्ते पहले ही खा चुके हैं, लेकिन महाराज ये वस्त्र जूतियाँ आपको के लिए छोड़ गया। यह सुनकर महाराज विक्रम सिंह एक स्थान पर फिर मूर्छित हो गए। ओह महाराज, एक एक तरह हटाओ मेरे पाँव। ओह नहीं प्रधानमंत्री जी, वह पानी छिड़को। और उस वक्त सिर्फ महाराज छिड़काव से ही काम चलेगा। हाय दैया, मेरे कारण बाकीलाल ने अपनी जान दे दी। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सुबह सब पीछे हट जाओ, फिर मैं बेहोश हो रहा हूँ। और बाकीलाल द्वारा आत्महत्या समाचार कर पूरे राज्य में मातम छा गया। जब बाकीलाल 3 राज्यों की सीमा रेखा वाली काली पहाड़ी से पैदल चलता हुआ पहुंचा विराटपुर। अरे यहाँ तो दिए जला रहे हैं और बच्चे पटाखे चला खुशी मना रहे हैं। मिठाई बांटी जा रही है, लोग बातें कर रहे हैं। बाकीलाल के कान खड़े हो गए। अच्छा, वाह! काली पहाड़ी की घाटी पर गिर कर मर गया ही। कमबख्त मनुष्य लोगों की नाक में दम कर रखा था। और यह देखो, बुर्द कहता है कि पूरे 100 राज्य जीत कर सैकड़ों सैकड़ा स्थापित करूंगा। और बेचारा खुद ही सैकड़ों सैकड़ों हाथ गहरी खाई में गिरकर मर गया। सैनिकों सैनिकों उसका कान काल के गाल में समा चुके हैं। अगर तुम नहीं मरता तो पूरा विराटपुरी नौजवान दिखाई नहीं देता। इसी खुशी में आज विराटनगर में दीप जलाए हैं। ईश्वर ने हमारे लड़ाकू महाराज को, अधेड़ बुन को, बंसी आत्मा को शांति दे। इतना सुनते ही बाकीलाल क्रोध से पारा चढ़ गया। ओह, ये बात है, ये मेरी मृत्यु की खुशी बना रहे हैं। अब समझा, इसलिए ही सैनिक मुझे लेने घाटी में नहीं उतरे। अब नीचे गिरे हुए मैं मर गया जाऊं और ये मुझे जंगली कुत्ते खा जाएं और गिद्ध नोच कर खा जाएं। गुर्र। और बाकीलाल सीधा राजमहल पूछा। द्वार खोलो। यह केवल द्वार महाराज के लिए आने के लिए खुलता है। गुस्ताव, तो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचानता? तुम्हारा महाराज उदयपुर सिंह हूँ। आई यह महाराज, मेरा महाराज। और दोबारा इधर लाया तो नाक में रस्सी डालकर लस्सी बना डालूंगा। अरे कमबख्त, तूने मुझे लात उठाई, भुगत दंड। इसका तेरा गला एक बार फिर दुश्मन घोट देता हूँ। बाकीलाल महाराज उदयपुर सिंह कह रहे थे कि द्वारपाल के कंधे पर चढ़ गया। अब्बा बोल, पहचाना या नहीं? जल्दी बोल, वरना तेरे सारे बाल उखाड़ दूंगा। पहचान लिया महाराज, पहचान लिया। अब तो बोल छोड़ दो इसे, एक शैतान। ऐसा ना गाय, बाल छोड़ दूंगा। बाल छोड़ कैसे छोड़ दूं? भूल गया कमबख्त, जब मैं बाहर जाता था तू मुझे अपनी पद्दी पे बैठा कर राज दरबार तक छोड़कर आता था। ओह, यह तो बात सिर्फ
मुझे और महाराज को ही मालूम थी, यही से कैसे पता। वो द्वारपाल बाकेलाल पद्दी बैठकर गुप्त द्वार राज दरबार की ओर चल पड़ा। ही अब ये ओए रे तार पर हरकतें तो इसकी सारी महाराजे वाली है सूरत को छोड़कर। पर महाराज तो मर गए, क्योंकि मैं इसकी मौत की खबर सुनकर मिठाई खाकर आया रहा हूँ और सिर दी। दरबार गुप्त द्वार पर आ गया, फेंकूं उतार अंदर छोड़ आऊँ? नहीं नहीं, यहाँ आकर उतार। मुझे पता है मेरे हजार दुश्मन है, इसलिए मैंने गुप्त द्वार पर ही रास्ता बांध जाता हूँ। परंतु मुझे पहचाना क्यों नहीं? बोल, तेरी गर्दन। महाराज भूल हो गई महाराज, मेरी एक आंख में मक्खी चली गई थी, दूसरी आंख तलाश रही थी, इसलिए पहचाना नहीं। ठीक है, वैसे भी अगर तूने मेरे मार दिखाई पिद्दी कर बैठकर कौन ले जाएगा? इस बार मैंने तुझे क्षमा कर दिया। अरे यह तो महाराज की तरह है, ये दरवाज़ा खुल रहा है। और अब यह महाराज, तो महाराज की शक्ल को क्या हुआ? और बाकेलाल को गुप्त दरबार से राज के प्रवेश कराया और आते ही चौंक गई। अरे यह तो रास्ता केवल कौन भीतर आ रहा है? इस द्वार से तो केवल महाराज ही आते थे। पकड़ लो इस सेनापति, यह मैं ही तो पकड़ लो इसे। पर सेनापति हूँ, मैं ही पकड़ता हूँ। सेनापति धिक्कार तान दी तलवार। धिक्कार ने तान दी बाकेलाल पर तलवार। कौन है तू जो दरबार पर के अंदर कैसे आया? धिक्कार तुझे सेनापति। धिक्कार तूने मुझ पर तलवार। काली पहाड़ी पर गिरा मैं, याददाश्त चली गई है सेनापति। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए। अपना मुंह राक्ष राक्षसवधों से और करो, मैं तुम्हें लग आएगा कौन हो। अब पहचान दिया मुझे? ओह महाराज, सेनापति रोजाना लात जरूर मारता था ताकि औकात में रहे। तड़ाक। बाकीलाल सिंहासन की ओर बढ़ा। अरे यह क्या वर्धदंती, तू मेरे सिंहासन पर? वर्धदंती, तेरी इतनी मजाल तू मेरे होते हुए सिंहासन पर बैठे। तूने क्या समझा मैं मर गया? चल उतर नीचे। आह, मेरी पुरंदी खुल जाएगी। बू। पुरंदी बालों में गूंथ कर बालों को श्रृंगार करने वाले बांधा जाता है, और मेरे जीते जी मेरा सिंहासन कोई नहीं बैठ सकता। अरे ये क्या सिंहासन की पोस्ट ले रहा है? या तो रोजाना इस तरह महाराज पहले लेते थे, किंतु इससे पहले कि बाकीलाल उस सिंहासन पर बैठ पाता। सावधान, सिंहासन पर बैठने की जरूरत मत करना। ओह महामंत्री उजाड़ सिंह, अभी कैसे ठीक हो जाऊं? पहले घोड़ा बनकर तो तुम्हारी पीठ पे बैठूंगा, सवारी ठाट मार कर टट 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 पूरे राजमहल के चक्कर लगाता हूँ। तुम घोड़े की आवाज़ निकालते ही मैं कहता हूँ, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। और घोड़ा बने महामंत्री की पीठ के चक्कर लगाने के बाद लाल वापस सिंहासन पहुंचा। मंत्री मुझे हमें सिंहासन के पास खड़े होकर लल लल खत्म होने की ललकार और दंड स्वरूप दरबार में कार्यवाही खत्म होने की कान पकड़कर खड़े रहो। बू। ठहरो, दो दंड देने का अधिकार राजा को होता है। तुम कौन हो बहरूपिये? ये खुद राजा बात करेंगे। बहरूपिया? तुम तुम समझ मैं बहरूपिया हूँ कह रहे मुझ पर तलवार भाले उठा लिए, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ हरकतें ही आवाज़ हमारे महाराज से मिलती है, सूरत नहीं। वहीं ये मेरी सूरत को क्या हुआ? और काली पहाड़ी की घाटी में महाराज के वस्त्र जूतियाँ तुम्हारे नाप लग गई, और तुम राजा
की योजना बना डाली, बहरूपिये अब नहीं बचेगा। नहीं नहीं, बहरूपिया नहीं, मैं राजा हूँ। मैं विश्व विजय करने के लिए निकला था और 57 राज्य की जीत चुका हूँ। सैकड़वां पूर्ण करने की केवल 3 राज्यों को अपनी विजय पताका लहरानी शेष है और उन्हीं 3 राज्यों की सीमाएं काली पहाड़ी की आरंभ होती है। और सेनापति के साथ उसी ओर चढ़ रहा था और निरीक्षण कर रहा था, अचानक मुझे जोर से धक्का दिया। लगता है मैं काली पहाड़ी से गिर गया। ओह, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि धक्का देने की बात राजा को मालूम थी, क्योंकि राजा धक्का मैंने ही दिया था ही, मतलब यानी कि महाराज हमारे राजा हैं। परंतु इसकी सूरत कैसे बदल गई? काली घाटी बहुत ही जंगली कुत्ते और चाटने पर ऐसा होता है, हो गया। जरूर ऐसे ही हुआ होगा। कुत्तों ने महाराज का जीवन के कारण नहीं खाया और केवल मुंह चाट कर ही छोड़ दिया। सहसा बाकेलाल क्रोध में उठा। सेनापति, उस वक्त तुम मेरे साथ थे। धक्का देने वाले तुम्हारे हाथ हो सकता है, बोलो तुम्हारे हाथों का क्या किया जाए? मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने महाराज को धक्का देने की क्या जरूरत थी? धक्का, लेकिन हवा का एक झोंका काफी तेज से महाराज को झोंके घाटी में ले गया गिरा था। मैं उसे पकड़ना चाहता लेकिन हाथ नहीं लगे। ओह महारानी, तुमने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ मेरी बात ऐसा सकता है कि तुम्हारे बालों में कंठार की डिबिया में क्या है? उसके अंक 100 अंकित किए गए हैं, जो तुम्हारी शादी के तीसरे साल के गिरोह में के तोहफे में दिए थे। तुम राज्य के प्रत्येक जीव निकालने की बार बार देख देख खोलना, अवश्य देख लेना। अब ये सत्य है या सत्य नहीं, ये सत्य है। आप सभी, आप मेरे स्वामी हैं, मुझे क्षमा कर दें। मुझे आपको पहचानने में भूल होगी। मेरी सूरत को धोखा खा गई, लेकिन सूरत पहनने वाले अच्छी है ही। इससे पहले ही शस्त्र उठाए महाराज पर, अब हम इसके संदेह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। महाराज सिंहासन ग्रहण कर दिए। बोलो महाराज उदयवन की मुर्दाबाद के बाद जिंदाबाद। ही कम वक्त फिर से हमारी छत्र छाया में आ गई। बस 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 करिए महाराज, खजाकारा बंद करने की तैयारी करो। और सेनापति, इस वक्त क्या परिस्थिति है? हाँ हाँ हाँ, कहो मेरा सेना। वो उठ रही महाराज, पिछला दरवाजा छेद करके। और कुछ ही समय बाद सेना ही दिखा है और अचानक ही संभल के मुंह लगा लिया, निकाल दिया तड़ाक और लात मारी। तड़म। और जल्दी ही राज्य के सभी नवयुवकों को पकड़कर लाओ, उन्हें सेवा में शामिल कर दो और जाने मना करे उसका सिर मुंड कर गड्ढे पे बैठा कर लिया हो। तो गया महाराज। अब मैं फतेह जीत कर लक्ष्य यानी नगरी को अब देखता हूँ कि कैसे दिवाली बनाती है प्रजा। और बोलो अधेड़ुन जय। और राजा जीवित होने की खबर फैलती ही लोग के दिए बुझा दिए। कम वक्त को मौत नहीं आई, बुझा दो दिए। या राजा को पता नहीं तेल की बत्ती की जगह क्यों रख कर जला देते थे। और सेनापति, वह सेनापति जी, मेरी माँ 20 वर्ष साल पहले मर गई थी। हम सारे भाई पटाखे छोड़कर उसका श्राद्ध बना रहे हैं। पटाखे छोड़ना बंद करो और जल्दी से राजमहल पहुंचो, क्योंकि तुम्हें सेनापति भर्ती हो रही है, वरना सिर मुंड कर गधे पे बैठाकर महल ले जाया जाएगा। घबराओ नहीं, हमारे यहाँ सैनिकों को जीवन भर प्रत्येक वस्तु मुफ्त मिलती है। महाराज की घोषणा कर रखी हर बार। आज तक किसी सैनिक को महल नहीं मिला या वृद्ध जिंदा हुई। इस तरह युद्ध के बाद सब एक महल एक बार में मुफ्त दिलवाया जाएगा। और सभी के पहुंचे।
महाराज, अगर आपकी इजाज़त हो तो भर्ती अभियान आरंभ किया जाए। हाँ, नवयुवकों, देश का भविष्य होते हैं जज्बा, जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सेना खींच लाए, वह अवश्य। महाराज, इनकी छाती पर एक सैनिक जितनी चौड़ी नहीं है, इन सैनिकों में शामिल नहीं किया जा सकता। क्या बकता है सेनापति, इसकी छाती तलवार की चौड़ाई से ज़्यादा चौड़ी है। इसके भर्ती कर लो एक बार, हम सारे सैनिकों चाहिए ही। महाराज, भूल से ये नेत्रहीन व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ लिया है, इसके वापस भेज देता हूँ। अरे नहीं, नेत्रहीन समझकर ही इस परवार नहीं करेगा, और ये तलवार से चारों ओर घुमाकर उस कई सैनिकों को सफाया कर देगा। इन्हें भी ले लो ही। समस्या। सेनापति चौका। अरे यह भिखारी यहाँ कहाँ आ गई? यहाँ तो सैनिकों में भर्ती चल रही थी, भीख यहाँ क्यों आ रही हो? भागो यहाँ से, गुर्र। अरे कमबख्त, भिखारियों से बढ़िया सैनिक तो हो ही नहीं सकते, ढूंढने से मिलेंगे। और तड़ाक, जब हम युद्ध में हारने लगेंगे तो ये प्राणों की भीख मांगेंगे, और अवसर पाते ही हम शत्रुओं टूट पड़ेंगे ही। इन्हें भर्ती कर लो जैसे आपके महाराज। और इस प्रकार एक विशाल सेना लेकर बाकीलाल चल पड़ा अधेड़ नगरी की ओर। महाराज की जय, महाराज अमर रहे। और अधेड़ नगरी में दिखेंगे भयंकर अकाल के सूखे। और इस बार ऐसा भयंकर सूखा पड़ा था कि पिछले 100 सालों में भी नहीं पड़ा। और सबसे पहले आक्रमण का सूचना मिली सेनापति को। क्या कहा? गुप्त राजा अधेड़ सिंह बुन सिंह अपने विशाल सेना के लिए इधर आ रहा है लड़ाई के लिए। इस बार सेना की भयंकर सूखा पड़ा था, और हमारे महाराज और युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ओह, तुम वापस जाओ और उन पर नज़र रखो और सूचना देना। तुरंत ही सेनापति को वापस कैसे? मेरी हवाई बग्गी तो धक्का देने से चलती है। सिर दी जाकर रुको जहाँ से आई थी। लानत है हमारी जिंदगी पर। अनाज का एक जल अभाव के कारण दुर्बल हो गए हैं, एक स्थान से कदम उठाने की हिम्मत नहीं रही है। इसलिए गुप्तरों को राज्य की सीमा पर हवाई बग्गी में तैनात किया जाता, और बग्गी को इधर से उधर से धक्का देकर वापस चल देती है। मैं दूसरा समाचार लेकर सिद्धि आऊँगा सेनापति जी। और सिद्धि जब मुझे फौरन जाकर महाराज को सूचना देनी चाहिए। अरे इससे के लिए मुझे चिकने फर्श पर गिरना पड़ेगा, और अब मैं तेल करनी होगी अपने वीरों वाली चौड़ी छाती। और सैनिक लात मारो ताकि मैं फिसल कर राज दरबार में पहुंच जाऊं। अभी लीजिए सेनापति आ। और सैनिक ने लात खाकर दोबारा फिसलता चला गया। महाराज, जल्दी सेनापति की समाचार राजा कमजोरी सिंह को दिया, जिसे सुनकर वह राजा क्रोधित हो गई। क्या तुम्हारी उसकी इतनी हिम्मत जो उसकी मजाल खो हम सैनिक हम खासी हो तबे होगी। ओ संभलिए महाराज, संभलिए। और गिर पड़ी। आपको सिंहासन से उठना नहीं चाहिए था महाराज। तभी तक उठ राजा पुनः सिंहासन में बैठ गया। और तब सेनापति, हम शत्रु को उसकी तलवार का जवाब अवश्य देंगे। सेनापति तैयार हो जाओ। अभी हम सेनापति तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार है महाराज। तो युद्ध के लिए आने वाले विशेष मार्ग पर कोई पक्षियों को पीपीओ का तीर जड़ दो। किंतु महाराज आप धीरे बोलें, क्योंकि तेज बोलने से आपको खांसी आ जाती है। और कनस्त्रों को विशेष मार्ग में कनस्त्रों का तेल डालना शुरू कर दिया। और फिर कूच करो, रुकना नहीं, तेरा काम नहीं। और सिद्धि रणभूमि पर। महाराज, दुश्मन की सेना आ गई। अरे यह क्या? यह तो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए
कौन सा तरीका है? आक्रमण, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दो, खो खो खो। लेकिन दूसरे ही पल धड़ाक धड़ाक सेनापति धिक्कार सिंह को धक्का मारा और पारा चढ़ गया। और सैनिक को मुकाबला करो। आह, ठहरो सेनापति, हमने हत्या पर नंगी हाथों से वार नहीं करते। हमारे लिए युद्ध के नियम के खिलाफ है। लेकिन हम यह नहीं पता इनका राजा कौन है। मैं हूँ राजा, मुझे देखकर बाजुओं पर राजा लिखा है। पर तेरे बाजू पर राजा क्यों लिखा है? तेरी राजा दिखता क्यों नहीं? तू मुझे तेरी तरह राजाओं वाला मुकुट और क्यों धारण नहीं किया? हम तो अपने वस्त्रों को अभी बोझ नहीं उठा सकते, परंतु मुकुट का बोझ कैसे उठाएंगे? इसलिए केवल चड्डी ही पहन कर रहते हैं। चड्डी का बोझ के कारण हम अपना पाँव तक नहीं उठा पाते। वस्त्र यदि कोई पद की पहचान होती है तो हम पहचान लेते हैं। सबसे अवैध यानी पद उनको गुदवा दिए हैं, लिखवा दिया है राजा, सेनापति, सैनिक, वरना कोई पहचानेगा नहीं। परंतु अकाल और सुख के कारण हम चाहे जितने भी शक्तिहीन क्यों ना हो जाएं, मगर अपने दुश्मन को ललकार हमेशा जवाब देंगे। सीखा यह है हमारे एक वार करने पाए हम तुम्हें धूल चटा देंगे। तभी हमने महल से एक वृद्ध भूमि तैयार कर लंबा तय कर लिया है और तेली लार का जवाब भी दिया है। हम थक गए हैं और देखो सूर्यास्त हो गया है। अब हम खड़े नहीं रह सकते। आज जब या कल सूर्योदय हो तो इससे पूर्व ही, इसलिए हमें हमेशा हमेशा सूर्य अस्त के थोड़ी देर पहले आते हैं, ताकि हमको खड़े होने की शक्ति तो आ जाएगी। ओह, यह समस्या गंभीर है। सहसा कुछ सोचकर बाकीलाल बोला, महाराज की कमजोरी सिंह नियति पर वार नहीं करता और नियति पर हत्या करना नहीं लड़ता। चढ़ाई सूरज सिंह करता हूँ तो यहाँ युद्ध किए बिना ही वापस नहीं जाता, क्योंकि युद्ध नहीं करूँगा तो पराजय का फैसला कैसे होगा? तुम से युद्ध लड़ने के लिए अच्छी तरह पेड़ों की टहनियों और विरुद्ध टहनिया से विरुद्ध लड़ लूँ, खेतों की लकड़ियाँ लो लिए और तो हाजिर है। अपनी हार का बदल मान लो ही, मुझे पता है ऐसा नहीं है। महल में पहुंचा दो ही। खबरदार राजा कमजोर सिंह, अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अपने प्रारों का जवाब नहीं दिया। प्रार मुझ पे किए हैं। सेनापति धिक्कार सिंह, क्यों ऐसा? अभी यह क्या कह सकता है? क्या महाराज, मैंने क्या किया है? अब सुनो, हमारे राज्य के सैनिक रसद कमजोरी सिंह की उसकी सारी सेना को खाना खिलाओ, जब तक यह आश्वस्त न कर युद्ध के लायक हो जाएं। उसके बाद हम इनसे शस्त्र देकर युद्ध लड़ेंगे। इनसे विजय प्राप्त करनी है और शत्रुओं को भोजन खिला खिलाकर ताकतवर बनाने का अभियान शुरू हो गया। ओह, रोटी बड़े दिनों बाद मिली है। मुझे घी के सब्जी रोटी लपेट कर आटा वाटा करने दो। ओह, अचार, आह, मज़ा आ गया। और ठीक 5वें दिन, आह, हम ताकतवर हो गए। अब मैं हाथी को भी उठा कर फेंकता हूँ। मैं नस नस पड़क रही है महाराज। वही तभी वहाँ दिखाई पड़ा बाकीलाल। राजा कमजोर सिंह, अब तुम अपने वस्त्र और शस्त्र धारण कर लो। सैनिकों के साथ फौरन आओ और सूर्यास्त होने से देर होने से पहले आना। और राजा अपने सैनिकों के साथ गया और वो जल्दी ही वापस लौटा। मैं हमारी सेना के तैयार होकर आ गई। वाह, युद्ध के लिए बिगुल बजाओ। सेनापति धिक्कार सिंह,
ठहरिए महाराज, हम अपने अन्नदाता पर हाथ शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? हम अपने पराजय स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर आप हमें दाल रोटी और पापड़ और मट्ठा आदि नहीं खिलाते तो हम पहले की तरह केचुए बन जाते। नहीं, विजय तो हम खैरात में नहीं चाहिए। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। राजा कमजोर सिंह गुप्त संकेत से सैनिकों को समझाया, लेकिन सैनिक शस्त्र नहीं उठाए और बाकीलाल तथा उसके सैनिक ने अपने शस्त्र आक्रमण करने के लिए ऊंचा किया। आह आ आ आ आ, मर गिरे, गिर गिरे, आह आ। सेनापति धिक्कार सिंह प्रसन्न चिल्लाए, महाराज शत्रुओं ने हमले से पहले परास्त हो गए, विजयी हो गई। हाँ, हम ठीक है, लेकिन हम नियत थे पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इन्हें 98 राज्य भी जीत लिया। अब हम सैनिक नहीं मरा, अब हम बेरपुर की ओर कूच करेंगे। आप हमारे मालदाता रोटी मट्ठा भिजवा दीजिए, आपका फर्ज है। और ब्रजपुर राज्य विश्व विशाल सेना। महाराज, जिस बात का डर था वही बात हो गई। इस जब क्या बात हुई, क्या सुना? राजा उदयबुन सिंह काफी शक्तिशाली राजा है। आप कहते थे न महाराज, वो 98 राज्य जीत चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर युद्ध किया तो हमारी पराजय निश्चित है। हमारे पिताजी युद्ध न किया तो बड़ी कच्ची लगेगी। युद्ध तो करना ही होगा गुरु। तुम ठीक कहते हो पुत्री व्यवस्था, युद्ध तो हमें करना ही होगा। इस युद्ध को कैसे भी करें बू, युद्ध कैसे होगा इस बात की फिक्र न करो, हमारे ऊपर छोड़ दो ही गुरु। ठीक है, तुम कहती हो तो पुत्री व्यवस्था, तो युद्ध कैसे होगा इस बात की फिक्र तुम पर छोड़ देता हूँ वो। और पिताजी, श्री मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ब्रजपुर आए संकटों को टालने की चेष्टा में सफल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी राजकुमारी। और चलो, जब भी होगा हो जाएगा वो। महाराज, अब व्यर्थ भी परेशान ना हो, हमारी राजकुमारी अंत ही कुशल युद्ध है, वो इस युद्ध का पासा पलट देगी। पर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अकेले क्या फर्क कर पाओगी। पलटने की कोई जरूरत नहीं है, वह युक्ति अवश्य निकाल ली। आप नींबू मसाले वाली ककड़ी खाए और पूरे दरबार के लिए। गुरुधर रणभूमि में सेना को आते देख युद्ध की लहरी बजने लगी। और तैयार हो जाओ बहादुर साथियों, अब 99वें युद्ध में आक्रमण आक्रमण। और जब राजा युद्ध करने नहीं आया तो शायद उसने अपने पुत्र को भेजा दिया, परंतु यह मुझे युद्ध में जीतना है। युद्ध लड़ने के लिए पुत्र कार पर होगा। आह, और तुम राजकुमारी हो। मैं एक स्त्री युद्ध नहीं करता, स्त्रियों के विवाह के लिए होती है ही। अरे, ये भी स्त्री है, हमें स्त्रियों से लड़ रही हैं। अरे, ये सैनिक भी स्त्री हैं। लगता है इस राज्य में कायर पुरुष है। इनको चूड़ियाँ पहन रखी हैं, हाथों में लगा रखी, मेहंदी लगा रखी है। नहीं, हम इस राज्य के पुरुषों की चूड़ियाँ पहनने रखी हैं, इसलिए हम हाथों में मेहंदी लगा रखी है। तो फिर उन्हें युद्ध करने क्यों नहीं आए? स्त्रियों को क्यों भेज दिया? वो क्योंकि मेरे पिताजी अखंड ऋषि खंड चार्य का श्राप मिला। यदि कोई मेरी शादी से पूर्व की सेना पर पुरुष युद्ध शस्त्र उठाए तो वह जलकर भस्म हो जाएंगे। अगर ऐसा बात है तो फिर हम तुम्हारे पिताजी की को अभी तुम्हारी शादी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि क्यों नहीं करना? मुझे सेनापति मेरा सेनापति करेगा, सेनापति ही, क्योंकि मेरी कुंडली के मुताबिक मेरा विवाह 1 सप्ताह के अंदर विधवा से हो जाएगी। और शादी कौन करेगा वो? मगर मेरी तो शादी हो चुकी है महाराज ही। ठीक है महाराज, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। विधवा तो इसे होना ही है मेरे, बिगड़ेगा क्या?
इसके बाद जब श्राप टल जाएगा और तो तुम्हारे पिता युद्ध करने के लिए शतक पूरा विशालगढ़ कूच कर जाऊंगा ही। और क्या सच? आप सचमुच मुझसे शादी करेंगे? और नहीं, झूठ क्या हो रहा है? विद्या की सौगंध, सेनापति की सौगंध थी। आखिर आज मिल ही गया बलि का बकरा, क्योंकि मेरी दूसरी शादी है। कोई चक्करबाजी नहीं ही चलेगी। सखियों, पिताजी को खुशखबरी दो। और हम पीछे पीछे बारात लेकर आते हैं ही। और फिर राजकुमारी विलता अपनी सेना के साथ में लौट गई और फिर जल्दी ही बाकीलाल और वहाँ पहुँचे और बड़ी प्रशंसा के साथ, प्रशंसा का दिन है क्योंकि आज मुझे श्राप से छुटकारा मिल गया। साथ ही अपनी पत्नी पुत्र वर की भी खोज आरंभ होगी, जो अभी भी विदा हो गई। और अगले ही पल रणभूमि में युद्ध करो, युद्ध, जमाई राजा का युद्ध। मुझे पता नहीं कि एक सप्ताह के अंदर ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, परंतु मैं कार्य अपने हाथ से नहीं, इसलिए तुम्हें तलवार गिराता हूँ। और जीत मुबारक हो महाराज, क्योंकि यह जीत तलवार गिरा दी है, आपकी पराजय मान लेते हैं। और महाराज उदयविन सिंह की जय हो। जीत की तुम्हें मुबारक हुआ सेनापति। लगता है जय जयकार मारने वाले सिर्फ एक दो ही बात हैं। और फिर शादी का सेहरा बांध कर बाकीलाल ने उसकी सेना कूच की। आप उतरी माँ जमाई राजा अनिष्ट की खबर जरूर भेज देना। आप चिंता मत करो पिताजी, जरूर। और जब विशालगढ़ पर जीत के साथ ही पूरा होगा मेरा शतक। और उधर विशालगढ़ के शोक में लहर फैली थी। भाइयों, बाकीलाल को 13वीं का भोजन कोई सज्जन प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाएगा, चाहे एक हिस्सा ही खाकर जाए। ओह, एक भी गस्सा माले के नीचे नहीं उतरा। मुझे तो हर बेचैनी बेचारा बाकीलाल मर गया, दाऊद खिला रहा गया ही। वही बाकी, हाय बाकीलाल, आह। वो लगता है महाराज 325 बार बेहोश हो गई। मुझे संदेह है महाराज बाकीलाल की लंबी बेहोशी के कारण न चले जाएं। सेना ऐसा नहीं है सेनापति, अगर विशाल बाकीलाल जीवित हो तो महाराज कौन संभालेगा? सो मेरे अलावा और कौन है भी नहीं समझदार ही, मतलब मैं वो। उधर तभी सैनिक ने आकर एक संकट भरा समाचार सुना। सेनापति जी राजा उदयविन सिंह अपनी विशाल सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया। और दूसरी ओर राजा विक्रम सिंह भी घुसाया। प्रधानमंत्री जी, मेरे लिए वस्त्रों का प्रबंध करो। और दाढ़ी बड़ बड़ी हो गई है, मैं इसे सम्राट छोड़कर ही साधु बन जाऊंगा, जंगलों में जाकर कीर्तन करूंगा। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? बेशक जंगली जानवर का डर जाएंगे। वैसे मेरा फैसला अटल है, तुम मेरा बाकीलाल गणिमत अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री, आप सुना जाओ, गोलियों अस्त्र का प्रबंध करो। और सेनापति, मुझे उठाने के लिए जरा हाथ दो। आपको उठाने से तो 25-30 लोग उठ जाएंगे महाराज, पर फिर भी अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा। ओह हाँ, मैं आपके उठ लिया। अब आप होश में रहना, क्योंकि खबर सूचना आपके लिए ज़रूरी है। सुना खबर। और तभी सेनापति महारानी, मुझे राजसी ठाट बाट के राजपाट बातों का क्या लेना देना, साधु बनना जा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री कुटुच, अपने कमंडल भी तो लाओ। चलते नहीं मुझे ऋषि के पास। ओह, क्या क्या होता है?
और फिर मेरे गिरधर गोपाल दूसरे दिन, ओह क्या करिए महारानी जी। और सेनापति 200 सैनिक के साथ इनके पीछे जरूर रहना, वरना यह सुबह तक कोई सिंह आकर इनके अपने पेट में कर लेगा और इनके तुरंत ही जिस्म में कीर्तन हो जाएंगे। लेकिन सेना लेकिन सेना तो युद्ध के लिए कूच करके अपना कर्तव्य करो। लगता है इस बार मेरी 13वीं का मनाने की तैयारी में है। और उधर युद्ध रणभूमि से लौटते ही ऐसा लागी लगन में मुथड़ हो गया, मगर ना मीरा गुनगाने लगा, अरे यह के किसकी सुंदरता गाना है, मुझे 2 दिन से नींद नहीं आई थी, अब आ रही है। और देखते देखते राजकुमारी विविधता से रथ गद्दी पे सो गई। अरे यह तो सो गई। और बड़ी भयानक आवाज में वह भजन गाता हुआ जमैया आने लगी। अरे यह क्या, कब सारे लोग मारे गए। और बाकेलाल यह दृश्य देख कर बाकेलाल के होश उड़ गए। अरे यह क्या, सारे सैनिक पेश हो गए। और महाराज महाराज जल्दी ही मेरी लाख अपने कान में बढ़ेगी। ओह नहीं नहीं, निंद्रासन नहीं हो सकता। ओह बड़ा भयंकर गायक है। यदि महाराजा पुन जमाल भट्टाचार्य के भोजन करते रोकना होगा। सेनापति, ओह दुनिया के रखवाले, सुन मेरे दर्द भरे छाले, आंखों में बराए पर नाले, ओह दुख मेरे विशाल गिनवाले, अब तू ही निर्भा ले। मुझे मुझे तो शत्रु की कोई चाल लगती है महाराज, अभी पता चल जाएगा। अगर यह चाल हुई तो यह गायक जिंदा नहीं बचेगा। बंद करो अपना कीर्तन। ओह अरे, और बताओ क्या चाहते हो तुम। सहसा विक्रम सिंह ने अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। और बाकीलाल तुम, ओ बाकीलाल, और जिंदा देख बाकीलाल, मेरे विचार से बाकीलाल, मेरे बाकू, मेरे मेरे पुच्छी वाले बाकी, तुम जीवित हो। नहीं नहीं, यह मेरा भ्रम है, मैं छुए देख रहा हूँ। ओह तुम मेरी पकड़ में आ गई, इसका मतलब सचमुच जीवित हो तुम। इसे बाकीलाल क्यों समझ रहा है, कौन है ये, क्या बकते हो। उदेड़बुन हूँ राजा। सैनिक विक्रम सिंह पर गुस्सा आया। राजा विक्रम सिंह, तो फिर तुम हो राजा विदेड़बिन। नहीं मार बाकीलाल हो। बाकीलाल तो मैं झूठा आरोप लगाता है, और जिसे रूठ जिसे रूट कर चले गए थे और अपने सेना सब कुछ काली पहाड़ी से छलांग लगा कर आत्महत्या कर ली थी, पश्चात ही साधु बन गया। और काली पहाड़ी पर महाराज मैंने इसे धक्का दिया था। ओह मेरे बाकी मिल गया। ओह मेरा साधु का कार्य साबित हुआ। ये क्या, छोड़ दे। और बाकीलाल तुम जीवित हो। ओह ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। वो तुम लोग अपना बाकीलाल, वो पता नहीं, शायद इन की कोई चाल हो। राजा विक्रम सिंह, तुम मुझे को मात अधेड़बुन में मात में पड़ गया। उदयपुर में पड़ गया। राजा उदयपुर आज विश, विशालगढ़ की जीत कर ही अपना सोमा पूरा करेगा तलवार, और बुला ली उसकी अपनी सेना मुझसे युद्ध कर। तभी वहाँ सेनापति सेना लेकर पहुंच गए। अरे वाह, अब बात लगाकर मुझे धरने की योजना बना रहा था। सेनापति धिक्कार सिंह, आक्रमण का जवाब दो, आक्रमण। और ठहरो सेनापति, युद्ध नहीं हो सकता था। अरे महाराज यह क्या करें, युद्ध, 2 आदमियों के युद्ध करने में क्यों रोक रहे हैं। यह मेरा अपमान है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और सेनापति को रुक जाना पड़ा। तभी सेनापति पूरी तरह चौंक पड़ा। अरे यह तो बाकीलाल जिंदा है महाराज, बाकीलाल जिंदा। और सारी सेना भी चौंक पड़ी। अरे बाकीलाल जीवित है। और इतने आदमी
इतने आदमी पहचानते हैं, धोखा नहीं खा सकते। हाँ हाँ, अपनी तलवार मुझे दे, मैं तुम्हें अपना सीना चीर कर दिखाना चाहता हूँ। वो वाह, नया तरीका है। ठीक है। और महाराज, आपसे बात, हमारे महाराज आप बाकीलाल हैं, तो फिर मेरे दूसरा सबूत यह है, बाकीलाल की जूतियाँ और ये वस्त्र जो सेनापति ने काली घाटी से मिले थे, वो इन्हें मैं छिपा कर आया था। ओह, मैं इन्हें महाराज को पहना कर दिखाता हूँ। यदि इन्हें पूरे आ गए तो समझ लूँगा कि बाकीलाल हैं, अन्यथा नहीं। वो सेनापति धिक्कार सिंह सारा सामान लेकर बाकीलाल के पास पहुंचा। बाकीलाल ने पृष्ठी से अपने, बाकीलाल, ये वस्त्र और जूते पहनकर दिखाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब आपका अपना पूरा किया जाएगा। मूर्ख, युद्ध करने के लिए आए हैं, संदेह करने का नहीं। राजा, युद्ध कर। नहीं, युद्ध नहीं करूँगा। सेनापति धिक्कार सिंह, चुप क्यों हो? मैं राजा हूँ, युद्ध के लिए मनाता हूँ युद्ध और शत्रु पर आक्रमण। लेकिन सेनापति धिक्कार सिंह विक्रम सिंह के कान में न जाने क्या कहा और सुनलता टूट पड़ी। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? और छोड़ो, पोशाक छोड़ो। ओह, याद दिला दो की औकात। और सेनापति ऐसा करते ही, ये धिक्कार है। अरे अरे नहीं, नाड़े को हाथ मत लगाओ, मैं खींच गया हूँ। आह। और दूसरे पल, आह, यह मुझे क्या हो गया? और अचानक ही बाकीलाल तेज चीख मार कर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया, मैं कहाँ हूँ? सो गया, चौंक कर बैठ गया बाकीलाल। अरे यह क्या महाराज, आप, महारानी, आप इतने, मैं काली पहाड़ी से यहाँ कैसे आ गया? और फिर सारी घटना पता चली। बाकीलाल का मन मासूर कर रह गया। ओह कम वक्त, यही मुझे किस्मत की फूट गई। चाहे मुझे तो बन गया था, मत मारी गई थी विशालगढ़ पर आक्रमण करने की। वो समाप्त दोस्तों।